नमस्कार दर्शकों, हेल्थ इज वेल्थ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना। दर्शकों, आज एक बार फिर से हम एक नई डिजीज के साथ हाजिर हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज गुलाटी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चेतना। दर्शकों, हम आपको बता दें कि पंकज जी पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर में। आज ये आपको बताएंगे सीने की बीमारियों के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं चेस्ट डिजीज यानी कि सीने की बीमारियों के बारे में। पंकज जी, आप बताएं कि सीने की बीमारी किस तरह से पहचानी जाती है शरीर में, सबसे पहले इसके लक्षण। धन्यवाद चेतना जी इस इंटरव्यू के लिए। चेस्ट की बीमारियों के बारे में उनके जो सबसे प्रमुख लक्षण हैं वो शुरू होते हैं खांसी, उसके साथ में कुछ बलगम निकलना, छाती से सीटियों की आवाज़ आना, सांस का छोटा होना या सांस फूलना, छाती में दर्द होना। ये प्रमुख लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि मरीज को छाती की बीमारी है, चेस्ट डिजीजेज है जो लंग से रिलेटेड है। जी, पर आजकल जैसा कि नॉर्मल देखा जाता है, जुकाम में खांसी भी कईयों को 2-2 महीने तक खिंच जाती है, फिर भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है अगर 2 महीने तक आपको खांसी लगातार बनी हुई है, आप डॉक्टर के पास जाकर दिखाएं कि आपको गंभीर बीमारी होने की संभावना है? हाँ, डेफिनेटली अगर कोई भी खांसी अगर लंबे समय तक है तो उसे हमें आगे देखना चाहिए कि वो किस वजह से है। लंबी खांसी का एक बहुत बड़ी वजह टीबी है। जैसे कि आजकल आप देखते भी होंगे नेशनल प्रोग्राम के जो एड्स आते हैं उनके अंदर भी अगर किसी को 15 दिनों से ज़्यादा की खांसी है तो उसे टीबी के लिए इवेल्युएट करने की आवश्यकता होती है और उसे जांच के लिए जाना चाहिए। और भी कई सारी सांस की बीमारियां जो छाती की तकलीफ हैं, लंग से रिलेटेड हैं, जैसे कि अस्थमा, सीओपीडी, लंग कैंसर, इन सब में भी खांसी एक प्रमुखतया कारण होता है। तो अगर कोई भी लंबे समय की खांसी है तो उसे डॉक्टर से मिलके आगे इवेल्युएट करना जरूरी है। पंकज जी, अभी आप ही के जवाब में से मुझे एक प्रश्न उपजा है और वो ये है कि आजकल बच्चों में भी अस्थमैटिक अटैक्स बहुत देखने को मिल रहे हैं। इसकी सबसे मेन वजह क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। बच्चों में अस्थमा की मुख्य वजह है आजकल जो हमारे रहन सहन और वातावरण में परिवर्तन आए हैं, उनकी वजह से बच्चों में अस्थमा के इंसिडेंट्स लगातार बढ़ते हुए पाए जा रहे हैं। इंडियन स्टडी से देखें तो लगभग 3 से 4% लोग अस्थमा के मरीज हैं कम्युनिटी के अंदर, और बच्चों में प्रेवलेंस 10 से 15% तक बढ़ता जा रहा है। जो हमारा रहन सहन हमने चेंज किया है, जिसके अंदर हमने बहुत सारा हाइजीन क्रिएट किया हुआ है, इंडोर एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूटेंट्स क्रिएट करे हुए हैं, आउटडोर एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूटेंट क्रिएट करे हुए हैं, ये सब वजह है कि बच्चे आजकल ज़्यादा एलर्जेनिक हो रहे हैं और वो ज़्यादा अस्थमा के शिकार हो रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि ज़्यादा हाइजीनिक रहना भी इस बीमारी को न्योता देना है? हाँ, काफ़ी हद तक। आजकल के पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते कि आप जाकर बाहर मिट्टी में खेलो। सब ये कहते हैं कि नहीं, दूर रहो, मिट्टी से दूर रहो। तो इसका ज़रूरी है कि हमारे बच्चों का कि उस मिट्टी में जाकर खेलें पले, जैसे पहले के ज़माने में हुआ करता था कि बच्चों को ये सब बीमारियां नहीं होती थी। बिल्कुल, ऐसा भी स्टडीज़ के अंदर पाया गया है कि अस्थमा की जो बीमारी है वो गाँव के बच्चों के अंदर कम है बनिस्बत शहर के बच्चों के अंदर ज़्यादा है। इसका एक हाइपोथेसिस भी क्रिएट करी गई है जिसको हाइजेनिक हाइपोथेसिस बोलते हैं कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा क्लीन एनवायरनमेंट में रहता है तो उसको बहुत सारी एंटीजन है जिनका उसको एक्सपोजर बचपन में होना चाहिए था, वो नहीं होता है, और जब वो लेटर स्टेज में वो एक्सपोजर होते हैं तो वो उनको हानिकारक एंटीजन समझते हैं और उन पर रिएक्ट करना शुरू करते हैं। तो अगर अस्थमा के बचाव के बारे में एक बात करें तो उसके अंदर एक हाइजेनिक हाइपोथेसिस का बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है, जिसके अंदर बच्चों को मिट्टी में खेलने दिया जाए, उनको थोड़े से एनवायरनमेंट जिसमें जहाँ मिट्टी हो, पेड़ पौधे हो, वहाँ बचपन में उन्हें खेलने दिया जाए तो अस्थमा के डेवलप होने की संभावना कम हो जाती है। तो डेफिनेटली जो हमें वापस बैक टू द बेसिक्स आना पड़ेगा और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। अगर हम बड़ों की बात करें तो बड़ों में अस्थमा अटैक को आप किस तरह से बताएंगे? बड़ों में भी अस्थमा के अटैक इन्हीं वजह से होते हैं। मैंने सुना है कि इनहेलर हमेशा पास में रखा होना चाहिए अस्थमैटिक जो रोगी होता है।
इन्हेलर हमेशा उसके के पास रहना चाहिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब चेतना जी, आपने इन्हेलर की बात करी है तो इन्हेलर की भी एक बात कर लेते हैं कि अगर हमें सांस की कोई तकलीफ है, पर्टिकुलरली जिसमें अस्थमा और सीओपीडी सबसे मुख्य भाग होते हैं, अगर हम इन्हेलर यूज करें तो हम दवा को सीधे सांस की नलियों में डाल रहे होते हैं, जहाँ पे उनका सबसे ज़्यादा असर होता है। बनिस्बत हम कोई गोली खाएं उसका असर पहले शरीर में भी होगा, बाकी के जो अंगों में उस दवा की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे भी वो काफ़ी हद तक दवा पहुँचेगी। इन्हेलर लेने से दवा सीधे फेफड़ों में पहुँचती है जहाँ उसकी आवश्यकता है और शरीर में उसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। तो आजकल इन्हेलर के लिए बहुत भ्रांतियाँ हैं कि इन्हेलर के बारे में सोचा जाता है कि इनसे लत लग जाएगी, आदत लग जाएगी। सोसाइटी के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है कि कोई बच्चा इन्हेलर लेता है तो उसको अलग तरह से देखा जाता है कि ये बच्चा इन्हेलर लेता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये एक साइंटिफिक तरीका है दवा को देने का। इन्हेलर के थ्रू हम दवा सीधे सांस की नलियों में डालते हैं और जहां इसका मैक्सिमम फ़ायदा होता है। इससे किसी तरह की लत नहीं लगती है, कोई आदत नहीं पड़ती है। अगर कोई बीमारी है तो हमें उसको ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इन्हेलर ही सांस की बीमारियों के लिए सबसे उत्तम इलाज है। दूसरी चीज़ आपने पूछी कि इन्हेलर हमेशा पास में रखना ज़रूरी है। अगर इन्हेलर की बात करें तो दो तरह के इन्हेलर हैं अस्थमा के इलाज के लिए। एक जो बीमारी को कंट्रोल करते हैं उन्हें हम कंट्रोलर मेडिकेशन कहते हैं, और दूसरा जो सांस की दिक्कत उत्पन्न हुई है उसको तुरंत आराम पहुंचाते हैं, उन्हें रिलीवर कहते हैं। तो अस्थमा की बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए ये आवश्यक है कि कंट्रोलर मेडिकेशंस का प्रॉपरली यूज किया जाए और जब आवश्यकता हो तब हमें रिलीवर मेडिकेशंस की आवश्यकता पड़े। और बीमारी का इलाज इसी तरह से होता है कि कंट्रोलर मेडिकेशंस को ही प्रोमिनेंस रखा जाए और कम से कम हमें रिलीवर मेडिकेशंस की आवश्यकता पड़े। तो इन्हेलर का इलाज लेना या इन्हेलर से दवा लेना अस्थमा के मरीजों के लिए बेहद आसान, बेहद सुविधाजनक और सबसे बेहतरीन इलाज उपलब्ध है वो यही है। जी बिल्कुल पंकज जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि अस्थमा के अलावा चेस्ट डिजीज़ में और कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं? इसमें अगला जो मुख्य पोर्शन आता है वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, जिसका एक बहुत मुख्य कारण स्मोकिंग, धूम्रपान करना, वातावरण में प्रदूषण होना और एक उम्र का थोड़ा सा बढ़ते जाना, ये कुछ प्रमुख कारणों में से हैं कि सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है। इसके अलावा एक टीबी बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस है हमारे देश के अंदर। लगभग 30 मिलियन पेशेंट्स हैं इसके टीबी के, और हर साल 70-72 हज़ार नए पेशेंट हमें टीबी के मिलते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी है लंग कैंसर, जिसके भी प्रमुख कारण स्मोकिंग, पॉल्यूशंस और कुछ यही सब चीज़ें उसका भी मुख्य कारण है। तो ये चार जो बीमारियां हैं प्रमुख रूप से चेस्ट डिजीजेज के प्रीडोमिनेंस एरिया के अंदर। जी पंकज जी, पर ये जो बीमारियां हैं इनके लक्षण आपने बताए, इनसे बचने के जो उपाय हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं, प्लस जो टेक्निक्स हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं इन सब बीमारियों से बचने के लिए वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। बचने के उपाय की बात करें तो हम अस्थमा की बात करते हैं। अस्थमा जैसे हमें पता है कि उसका कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है। अस्थमा कुछ जेनेटिक इंसिडेंट्स बच्चे लेके अपने साथ में आता है, तो उसका बचाव उसके पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाता है। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें, जिसमें से एक मैंने आपसे जिस तरह से बात करी, हाइजेनिक हाइपोथेसिस के बारे में बात करी, अगर हम उसका प्रॉपर्ली ख्याल रखें तो अस्थमा का इंसिडेंस को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। उससे पहले के इंसिडेंस होते हैं बच्चे के अंदर एटोपिक डर्मेटाइटिस डेवलप होता है। अस्थमा के पेशेंट जो संभावित पेशेंट होते हैं उनके, उस एटोपिक डर्मेटाइटिस का प्रॉपर्ली इलाज रखें, हम बच्चे की स्किन को पूरी तरह से मॉइस्ट रखें, तो और बच्चों में एंटीबायोटिक्स का यूज कम करें, लेट करें, कम से कम हम उनके अंदर पैरासीटामोल्स का उपयोग करें। तो ये सब चीज़ें हमें कुछ हद तक अस्थमा के इंसिडेंट्स कम करने के लिए मदद कर सकती हैं। इसके अलावा अगर किसी को अस्थमा हो जाता है तो उसके बाद उसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम उसके एलर्जी टेस्टिंग करें। एलर्जी टेस्टिंग के लिए सबसे बेहतरीन तरीका स्किन प्रिक टेस्टिंग है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, और कई मायनों में ब्लड के द्वारा की जाने वाली टेस्टिंग से स्किन प्रिक टेस्टिंग बेहतर उपयोग होती है। उसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि कौन सा एलर्जन है जिसकी वजह से उन अस्थमा के अटैक्स आ रहे हैं या अस्थमा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम उनसे बचाव के तरीके के बारे में विस्तृत पूर्वक मरीज से बात कर सकते हैं और उनसे बचाव के
तरीके खोजे जा सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें भी पूरी तरह से काम नहीं करती हैं तो अस्थमा के लिए एक बहुत पुरानी पद्धति है इम्यूनोथेरेपी, जो वापस से इवोल्यूट हुई है, और हम अगर आवश्यकता पड़ती है तो बच्चों को या बड़ों को इम्यूनोथेरेपी के ऊपर ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इनसे बचाव और आगे की इलाज में इनसे हमें मदद मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम और भी बीमारियों की बात करें, सीओपीडी से बचाव के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम धूम्रपान ना करें। अगर कोई व्यक्ति खुद धूम्रपान कर रहा है उससे खुद को तो नुकसान होता ही है, पर जो उसके साथ में व्यक्ति होता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा आज की टाइम में नुकसान होता है। हम आजकल जो मरीज आते हैं उनसे ये भी पूछते हैं कि कहीं आपके आस पड़ोस में या परिवार में कोई और धूम्रपान तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ, इट्स अ सेकेंड हैंड स्मोकिंग, जो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, अभी ये पता लगा है नई जानकारी के आधार पर। इसके अलावा अगर हम धूम्रपान ना करें तो हमें लंग कैंसर से भी काफ़ी हद तक मुक्ति मिलेगी। टीबी पेशेंट्स को जल्दी आइडेंटिफाई करें, उनको जल्दी से इलाज उपलब्ध कराएं तो इस डिजीज को फैलने से रोका जा सकता है, और इस तरह से हम टीबी को फैलने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज है कि जो सांस लेना हम छोड़ नहीं सकते, जब तक हमारी सांस है तब तक हमारी जिंदगी है। तो हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हमें उसे साफ रखना, उसे शुद्ध रखना, पेड़ों को लगाना, पॉल्यूशंस कम करना, कम व्हीकल यूज करना, अच्छे ईंधन का उपयोग करना, ये सब जरूरी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि हमें सांस की बीमारियां कम से कम हो। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसा कि पंकज जी ने बताया कि हमें सबसे पहले हमारे वातावरण को शुद्ध रखना होगा, बच्चों को हाइजीनिक फोबिया देने से बचाना होगा। तो पंकज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को चेस्ट डिजीज के बारे में इतना अच्छे से ब्रीफ किया और उससे बचने के इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, हेल्थ इज वेल्थ में आज इतना ही। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।